हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉसूर में। और देखिए, आज से हम लोग नया क्लास नया स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू टाइप्स के होंगे, जो कि बेसिकली एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, कौन से एग्जाम्स के लिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एफसीआई वॉचमैन के लिए, हालांकि ऑलरेडी आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया, तभी आपने यहाँ पे विजिट किया है। और देखिए, मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि अभी जो ये बैच चल रहा है ये कम्प्लीटली 6 to 10th जो आपका एनसीईआरटी पैटर्न रहते हैं, एनसीईआरटी के ऊपर जितने भी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन जो हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो मैं इस वीडियो के दौरान आप लोग तक पहुंचा पाऊँ। और मेरा उद्देश्य भी यही है, ताकि अगर इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्ट रूप से आते हैं, तो आप उस चीज़ को आराम से कवर कर पाएँ। क्योंकि देखिए, सफिशिएंट ऐसा रहता है, एफसीआई का एग्जामिनेशन है तो जितने भी आएंगे इंडिया के पर्पज़ से आएंगे, और वो सारा चीज़ इस वीडियो के दौरान हम लोग कवर करेंगे। अभी ये क्या है, हिस्ट्री की क्लासेस हैं, इसके बाद आपको जियोग्राफी हो गया और साइंस हो गया और सिविक्स हो गया, और तो ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक वाइज मिलने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने प्रिपरेशन और कोशिश करिएगा रियल टाइम में आप लोग भी जितने भी एमसीक्यू आने वाले हैं उन सारे क्वेश्चन का जवाब देने का। बाकी किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट्स होगा या फिर मेरे द्वारा बताने में गलती होगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका राइट आंसर राइट डाउन ज़रूर करिएगा। लेकिन कोशिश करूँगा सारे क्वेश्चन का जो जितने भी जवाब है आपको फटाफट और एकदम एक्यूरेट दे पाऊँ। तो फिर चलिए, लेट फॉर द डिले। अगर सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो फिर चलिए, आज थोड़ा सा इंट्रो क्लास हो गया, इसलिए थोड़ा सा इतना बताना ज़रूरी था। बाकी नेक्स्ट डे से जब भी क्लासेस होंगी, जो भी वीडियो आएंगी, उनमें सारा चीज़ फटाफट और जल्दी जल्दी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ पे मैं क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगा, देन उसके बाद डायरेक्टली आपको आंसर बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्राचीन काल में लोग जो है प्राकृतिक भाषा का यूज़ करते थे। दूसरा नंबर का सवाल सुनिए। दूसरा नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, जो नदियाँ एक बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें क्या कहते हैं। आपको बताना है कि एक नदियाँ हैं ना, जो भी नदियाँ जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें उनकी सहायक नदियाँ कहते हैं। अगला नंबर का सवाल देखिए। अगला नंबर का सवाल है कि सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी है। तो आपको बताना है कि सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी कि सिंधु नदी की सहायक नदी व्यास नदी भी है, सतलज नदी भी है और रावी नदी भी है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, किसके शासन में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक के द्वारा जो है अशोक के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे गए हैं, और इसी के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा जो है अभिलेख प्राप्त हुए। अब देखिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ये जो है ना, ये क्लास 6 की है ना, क्लास 6 की जो आपका एनसीईआरटी का बुक है उसका चैप्टर 1 का ही ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड हैं, और ये 6 के है ना, क्लास 6 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसी से क्वेश्चन रैंडमली लिया गया है। अब देखिए, आप लोग के बहुत सारे सवाल होंगे ना कि सर इसको मतलब इसको कराने का क्या मतलब, क्योंकि देखिए जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं एफसीआई में, तो हिस्ट्री जियोग्राफी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते यहाँ पे देखिए, और एक चीज़ और आगे बढ़ने से पहले कि इसका जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा वीडियो के अपलोड होने के 1 घंटे के दौरान, तो आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किरथर क्षेत्र के लोगों ने किन पशुओं को पालतू पशुओं बनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भेड़, बकरी, गाय, बैल, इन सभी को लगभग आज से 8000 वर्ष पूर्व जो सुलेमान और किरथर क्षेत्र में जो लोग निवास करते थे, उन्होंने इन सारे जानवरों को अपना पालतू पशु बनाकर उनका उपयोग किया। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल है कि गंगा के दक्षिण में फैला है ना, गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मगध के नाम से जाना जाता था। जो गंगा के दक्षिण में फैला हुआ जो सोन के आसपास का जो प्राचीन क्षेत्र था उसे हम लोग मगध के नाम से जानते थे। अगला नंबर का सवाल है कि भारत का नाम प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर पश्चिम के जो क्षेत्र में जो लोग रहते थे है ना, वो लोग क्या है, भारत का नाम का प्रयोग करते थे। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल है यहाँ पे कि ऋग्वेद की भाषा कौन सी है। आपको बताना है कि ऋग्वेद की भाषा कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संस्कृत जो है ऋग्वेद की भाषा है। अगला नंबर का सवाल देखिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे पूछा गया है, दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का
एक देश कौन सा है? आपको बताना है कि दक्षिण एशिया है ना, साउथ एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा है ना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आधुनिक भारत, हमारा प्यारा भारत जो दक्षिण एशिया का एक उपमहाद्वीप है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रायः पांडुलिपियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंदिरों तथा विहारों में। ओके, अब देखिए आप लोग फिर पूछेंगे ना, यहाँ पे आपका डाउट हो सकता है कि सर क्या पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों तथा विहारों में ही प्राप्त होती हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये सही हो जाता है अगर यही क्वेश्चन दिए तो, है ना, क्योंकि मंदिरों तथा विहारों में जितने भी बहुत सारे जो पांडुलिपियाँ हैं वो प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा और वेरियस जगह से हैं, खुदाई के दौरान या फिर और कई जगह से कई भाषाओं में जो पांडुलिपियाँ प्राप्त हुई वो अलग अलग स्थानों से, है ना, प्लेसेस से प्राप्त हुए, लेकिन मेनली जो प्राप्त हुआ है वो मंदिर तथा विहारों से ही प्राप्त हुआ है। अगला नंबर का सवाल है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन जो है दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का देश नहीं है। अगला नंबर का सवाल है, अगला नंबर का सवाल यहाँ पे पूछा गया प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि आम लोग जो है प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया करते थे। अगला नंबर का सवाल है, अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, मतलब यहाँ पे जितने भी रीजन दिए गए हैं, तो सबसे पहले क्या है, काम की तलाश में भी लोग यात्राएं किया करते थे, है ना, प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी, जब कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाता था उसके कारण भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता था, और कई बार बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, व्यापार के कारण। तो ये जितने भी रीजन्स यहाँ पे दिए गए हैं उन सारे रीजन्स के कारण लोगों को है जो अपना लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता था। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल है 14 नंबर, काफ़ी अच्छा है, ईसाई धर्म प्रवर्तक कौन थे? ईसाई धर्म प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ईसा मसीह थे वो ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें किसी क्वेश्चन को लेकर आपके उनमें डाउट्स वगैरह होते हैं तो। अगला नंबर का सवाल है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आपको बताना है कि अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का, प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुरातत्वविद कहलाता है वो व्यक्ति। तो देखिए यहाँ तक ये पार्ट 1 जो है ख़त्म हो जाता है 15 नंबर। अब देखते हैं, अब जो पार्ट 2 में जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ना, ये क्वेश्चन का जो लेंथ है ना, जो कैपेसिटी है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है, और पार्ट 3 में जो क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा और जो आपका होता है ना कथन होता है, निष्कर्ष होता है, उस पर बेस्ड रहने वाले। तो ऐसे मैंने जो पार्ट में डिवाइड करके क्वेश्चन का लेंथ थोड़ा बढ़ाया है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगने वाला है। और आपके जो भी है क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आप बेसिक कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा हाई लेवल, फिर उसके बाद एग्जाम ज़्यादा हाई, तो ऐसे करेंगे तो आपका पेपर के बेस में अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आपके इन टॉपिक से रिलेटेड आते हैं तो आप उसको बिलीव करिए आप अच्छे से उसको क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया पहला नंबर का सवाल कि कृषि का आरंभ कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आज से 8000 वर्ष पूर्व जो है भारत में कृषि की प्रारंभ हो चुकी थी। अगला नंबर का सवाल है कि लाखों वर्ष पूर्व नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले आरंभिक लोग कौन थे? तो आपको बताना है कि आज से लाखों वर्ष पूर्व जो नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले लोग कौन थे? तो ये थे भैया, क्या थे? कुशल संग्राहक थे। अगला नंबर का सवाल है, आरंभिक संग्राहकों ने भोजन का एक अन्य साधन क्या था? आपको बताने कि आरंभिक संग्राहकों के भोजन का एक अन्य साधन क्या था? तो वो था शिकार। अगला नंबर का सवाल देखिए, अगला नंबर का सवाल है यहाँ पे कि मिस्र के उत्तरी तट पर एक कस्बा कौन सा है? आपको बताना है कि मिस्र के उत्तरी तट पर एक कस्बा है, उस कस्बे का क्या नाम है? तो वो है रोसेट्टा। अगला नंबर का सवाल देखिए, अगला नंबर का सवाल यहाँ पे, अतीत में अपने कार्यों का लेखा जोखा कौन नहीं रखते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्योंकि देखिए जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें राजा महाराजा या फिर जो भी जो फेमस हुए हैं उन्हीं के बारे में पता चलता है। इसके अलावा है ना, हिस्ट्री में एक चीज़ सबसे अगर आप देखेंगे तो कोई चीज़ गैप रहती तो वो है लोकल, जो आम लोगों का जनजीवन कैसे प्रभावित हुआ, किसी चीज़ से लेके कैसा इम्पैक्ट हुआ, कोई डिज़ास्टर आता है तो उसमें आम लोगों की क्या भूमिका रही, उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता, ये हमें देखने को नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पे क्योंकि अब इसके पीछे कारण यही है कि उनका किसी भी प्रकार का इतिहास में लेखा जोखा नहीं होता है, उनके जीवन व्यापन कैसी होती थी उस टाइम पीरियड में उनका कोई भी उल्लेख नहीं होता है। इसीलिए अतीत में हम लोगों को जो है शिकारी हो गया, मछुआरे हो गया, कृषक हो गया, इनके जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ जानने को नहीं मिलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला नंबर का सवाल है,
अगला नंबर का सवाल है कि अतीत में अपनी सफलताओं का लेखा जोखा कौन रखते थे, तो इसका सही है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपनी सफलताओं या फिर अपना जो भी चीज़ है, अगर हम इतिहास में देखते हैं तो राजा महाराजा के बारे में ही पढ़ते हैं, तो अतीत में अपनी सफलताओं का लेखा जोखा कौन रखते थे, तो वो शासक ही रखते थे। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल है कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ किस दिशा में हैं। आपको बताना है कि है ना सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ है ना किस दिशा में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर पश्चिम में जो है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ स्थित है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल है कि विंध्याचल के उत्तर में है ना, विंध्याचल के उत्तर में सबसे पहले किस फसल को उगाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चावल को विंध्याचल के उत्तर वाला जो हिस्सा है ना वहाँ पे उगाया गया था। अगला नंबर का सवाल है कि गंगा के दक्षिण में विशाल प्राचीन राज्य का नाम बताओ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मगध। आप सभी को कई क्वेश्चन मैंने अभी और पीछे में करा था, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि गंगा के दक्षिण में कौन सा स्थान स्थित था, प्राचीन नाम क्या था, तो उसका नाम था मगध, है ना। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे है कि प्राचीन काल में लोग यात्री है ना अपनी यात्रा कैसे करते, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पैदल, क्योंकि भाई उस टाइम पीरियड में तो हमारे पास था ही नहीं ऐसा कोई संसाधन या फिर सोर्स था ही नहीं, जैसे आज के डेट में बसेस है, ट्रेन है, कार है, फ्लाइट है, ऐसा कोई साधन था ही नहीं। तो प्राचीन काल में जो भी लोगों को ट्रैवल करना था वो क्या है पैदल यात्रा करते थे। फिर धीरे धीरे जब डेवलप्ड होते गया तो फिर आदमी ने अपना मनुष्यों ने क्या है पशुओं पर निर्भरता बढ़ती गई, फिर उसके बाद अपना सोर्स बढ़ाते गए, तो ऐसा फिर जर्नी रहा। अगला नंबर का सवाल है कि इंडिया को किस भाषा में सिंधु कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संस्कृत भाषा में जो इंडस या फिर जो इंडिया है उसको सिंधु कहा जाता है। अगला नंबर का सवाल है कि प्राचीन काल में कौन अपने कार्यों का उल्लेख रखते थे, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है थोड़ा रिपीटेड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओके, राजा। अगला नंबर का सवाल है कि ईसा पूर्व और ईसा का संबंध किसके जन्म से है, इसका बहुत ही काफ़ी ज़्यादा लाइट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईसा पूर्व और ईसा का संबंध ईसा मसीह से है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल है इंडिया शब्द किस शब्द से बना है ना, आपको बताना है इंडिया शब्द किस शब्द से बना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडस से बना है इंडिया शब्द। 15वां नंबर का क्वेश्चन है कि गंगा नदी के किनारे बसा प्रसिद्ध नगर कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर ए, मगध। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल है कि भारत के प्रमुख पुरास्थल कौन कौन से हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो देखिए भीमबेटका भी भारत के पुरातत्व स्थल में से एक है, उसके बाद कुरनूल भी है, उसके बाद हुंसी भी है ना, हुंसकी भी है। अगला नंबर का सवाल है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि हुंसकीपुरा स्थल किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हुंसगी है वो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला नंबर का सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्राचीन काल में ऊंचाई वाले भाग को क्या कहते थे। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में जो एंशिएंट टाइम पीरियड है वहाँ पे जो ऊंचाई वाला भाग है उसको क्या कहते थे, उसको नगर दुर्ग के नाम से जाना जाता था। अगला नंबर का सवाल है कि प्राचीन काल में सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी। अब देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना, तो मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर ज़रूर करिएगा। अगला नंबर का सवाल है मगध राज्य किस नदी के दक्षिण में फैला हुआ है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। अगला नंबर का सवाल आने से पहले देखिए ये जो पार्ट 3 है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पार्ट 3 में जितने भी क्वेश्चन जो आएंगे ना वो एक्चुअल में आपके क्वेश्चन में इसी पैटर्न पे आधारित होंगे। काफ़ी ज़्यादा आपको थोड़ा क्वेश्चन का जो लेंथ है वो आपको हाई देखने को मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करिए और पूरा आपका पूरा फोकस रहना चाहिए क्वेश्चन में, और आप लोग इसका पार्ट 3 का कम से कम क्वेश्चन का जितने भी आंसर है वो बताने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई, और कथन 2 है कि इन फसलों को उपजाने का जो क्षेत्र है वो हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो पहला जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है ना, क्योंकि आप सभी ने देखा है कि मनुष्यों ने सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की, लेकिन आप सभी को पता है कि दूसरा कथन बिल्कुल गलत है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन ए। अब देखिए इसका चलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
केवल कथन जो एक है वो बिल्कुल सही है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे कि सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ को उपजाना आरंभ किया, मतलब लगभग आज से 8000 वर्ष पूर्व किया। उसके बाद इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों, है ना, जैसे इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के क्षेत्र में हुआ, न कि विंध्य के क्षेत्रों में। और दूसरा कथन क्या बोलते हैं, जबकि दूसरा कथन कहता है कि इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र जो है हिमालय और विंध्य की पहाड़ियों, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। इसलिए जो कथन एक है वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा और कई चीज़ों को मैंने यहाँ पे है ना टाइप कर दिया है, तो आप लोग इस चीज़ को जब PDF आप डाउनलोड करेंगे तो ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, काफ़ी अच्छा और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। दूसरा नंबर का सवाल यहाँ पे है ना, कि भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। दूसरा कथन है कि गंगा व इसकी सहायक नदियाँ, है ना, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। तो देखिए क्या कथन केवल एक सही है, या फिर दो सही, या फिर दोनों सही, या फिर दोनों में से कोई सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन एक जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि आरंभिक नगरों का विकास, है ना, यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे आरंभिक नगरों का विकास जो है सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। अब चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा। तो देखिए कथन एक जो है बिल्कुल सही है। तो देखिए लगभग आज से, है ना, 4700 वर्ष पूर्व जो है सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। उसके बाद क्या है, दूसरा चीज क्या है कि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई। अतः कथन दूसरा जो है बिल्कुल गलत है। जबकि दूसरा कथन क्या कहता है कि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का जो विकास है लगभग 5000 वर्ष पूर्व, जबकि क्या हुआ आज से 2500, है ना, 2500 वर्ष पूर्व ही जो गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे जो है नगरों का विकास हुआ। ओके, तो चलिए आई होप क्वेश्चन आपको सभी पसंद आ रहे होंगे और आप कोशिश कर रहे होंगे इन सारे सवालों का जवाब देने का। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मगध के नाम से जाना जाता था। अब देखिए यहाँ पे आप लोग इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। मगध कहलाता था। उसके बाद मगध प्राचीन काल का सबसे बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की। अगला नंबर का सवाल है। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि भारत देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ओके, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए दूसरा कथन है भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यहाँ तक ये भी सही है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है, तो ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका कथन एक और दो दोनों सही हैं। ओके, तो ये चीज़ है। अब आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा इसको और अच्छे से, है ना। यहाँ पे जो भी दिए गए तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन एक और दो दोनों बिल्कुल सही हैं। ओके, और यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि भारत देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ओके, तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी कर दिए, आप इस चीज़ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगला नंबर का सवाल है। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि पांडुलिपियों के, है ना, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे पहला कथन है कि अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती हैं, बिल्कुल सही। उसके बाद दूसरा कथन है कि अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मैन्यू जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला है, ये भी सही है ना। उसके बाद तीसरा कथन है कि पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्रों में एक बहुत ही फेमस पेड़ मिलता है जिसका नाम है बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती हैं, और ऑप्शन नंबर डी है कि, है ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद जो डी ऑप्शन है कि पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों तथा विहारों में प्राप्त हुई, जो कि केवल संस्कृत भाषा में लिखी हुई हैं। अब देखिए यहाँ तक जो कथन है
है ना, यहाँ तक जो कथन है कि मंदिरों तथा विहारों में प्राप्त होती हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि केवल संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, ये कथन गलत है ना यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पांडुलिपियों के संदर्भ में जो कथन गलत है वो ऑप्शन नंबर डी है। अब देखिए, क्योंकि भाई जो पांडुलिपियाँ प्राप्त हुई है वो जो संस्कृत के अलावा तमिल लैंग्वेज में भी मिली हैं, इसलिए ये जो कथन है वो बिल्कुल गलत हो जाता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और जो जितने भी मतलब जो पांडुलिपियाँ मिली हैं ना, वो संस्कृत के अलावा प्राकृत और तमिल भाषा में भी लिखे गए हैं। अगला नंबर का सवाल है, अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे लेख, है ना, पहला कथन क्या है कि ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे, या फिर, है ना, यहाँ पे दूसरा कथन है कि कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरीके से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। तो इसका सही आंसर अब यहाँ पे पूछा गया उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सेकंड नंबर का कथन है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि पहला क्यों गलत हुआ। तो पहला गलत इसलिए है क्योंकि ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातुओं जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं वे अभिलेख कहलाते हैं, अतः कथन जो एक है वो गलत है। अब दूसरा कथन बिल्कुल सही है ना, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगला नंबर का सवाल है, 7वां नंबर का सवाल है कि अशोक का कांधार, है ना, अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है ना। अशोक का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है कांधार से, वो किस लिपि में लिखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूनानी और आरामाइक जो लिपि है उसमें जो अशोक का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो लिखा गया है यूनानी और आरामाइक लिपि से। अगला नंबर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगला नंबर का सवाल और आज का अंतिम सवाल है कि कथन ए जो है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं, और इसका कारण है कि वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही है, मतलब कि जो कथन और कारण है वो कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है वो ए का स्पष्टीकरण करता है। अब इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग जो ईसा पूर्व लिखते हैं वो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व से होता है, और जो इसका जो रीज़न है वो हम लोग किसको कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं, वो हम लोग टाइम पीरियड को जो ईसा मसीह के जन्म की तिथि है उससे करते हैं वर्ड्स की गणना करने के लिए। तो दोनों कथन, जो पहला कारण है और कथन है वो बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। इसके साथ आपको और जो इससे रिलेटेड और जो टाइम पीरियड से रिलेटेड और जो जानकारी होती है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी, आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से आज को जो पहला सेशन है, पहला वीडियो है, ये ख़त्म होते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, है ना, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और बाकी और किसी चीज़ से रिलेटेड आपके उन्हें कोई डाउट होता है, कोई सुझाव होता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। और कोई इसकी जो बुक की, है ना, एफएसआई वॉचमैन की कंप्लीट बुक की जो PDF फाइल है उसको परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और साथ ही साथ जो और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चेकआउट कर लीजिएगा, और किसी को परचेज़ करना है तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।